हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फंडामेंटल डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ठीक से समझने के लिए कुछ फंडामेंटल टर्म्स को समझ लिया जाए जो कि इस एक्ट में बार बार यूज़ होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 और सब सेक्शन A to I में दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में प्रपोजल या ऑफर कहते हैं, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन A में मेंशन की गई है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि कार्य को करने या न करने के संबंध में उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो, तो इसे एक प्रस्ताव कहा जाएगा। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। मैंने प्रपोजल की डेफिनेशन दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी आपने प्रपोजल की डेफिनेशन देखी, जिसमें दो बातें बताई गई हैं कि किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में, मीन्स विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मीन्स दो बातें हैं कि कुछ काम करना या काम करने से मना करना। तो दोनों ही बातें हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि राम नमन से कहता है कि क्या तुम मेरा स्कूटर ₹5,000 में खरीदोगे, तो ये समझा जाएगा कि राम ने श्याम के सामने प्रस्ताव रखा है। और जो काम नहीं करने का एग्जाम्पल है, उसमें कहा है कि सपोज़ मेरी मार्केट में एक स्टेशनरी की शॉप है और वो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में एक पर्सन बराबर की शॉप खरीदता है और वो भी स्टेशनरी का काम शुरू करना चाहता है। तो अगर उसने भी स्टेशनरी का काम स्टार्ट किया तो उससे मेरे बिजनेस पर बहुत इफ़ेक्ट होगा। ऐसे में अगर मैं उसे ऑफ़र देती हूँ कि तुम स्टेशनरी का काम ना करने के बजाय किसी और चीज़ का काम स्टार्ट कर लो, तो उसके बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूँगी। तो ये किसी काम को न करने यानी कि टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का एग्जाम्पल है। मीन्स मैंने उसे किसी काम को ना करने का प्रपोजल दिया है। अब हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, स्वीकृति एवं वचन, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन B में मेंशन की गई है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है वह वचन कहलाता है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि नमन, जिसके सामने राम ने स्कूटर का प्रपोजल रखा था, यह कहे कि हाँ मैं तुम्हारा स्कूटर 5,000 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो यह कहा जाएगा कि नयन ने राम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मीन्स नयन ने राम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह एक्सेप्ट किया हुआ प्रपोजल प्रॉमिस यानी कि वचन बन जाता है। मीन्स स्वीकृत प्रस्ताव को वचन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, वचनदाता एवं वचन ग्रहीता यानी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, जो कि सेक्शन 2C में मेंशन की गई है। प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति प्रस्तावक अथवा वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति स्वीकर्ता अथवा वचन ग्रहीता कहलाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से सारे फंडामेंटल टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको सब टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। हमारा एग्जाम्पल राम और नयन का चल रहा है, जिसमें कि राम ने नयन को अपने स्कूटर खरीदने के लिए प्रपोजल रखा है और नयन ने वो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो प्रॉमिस बन जाता है। इसी एग्जाम्पल में राम ने प्रपोजल रखा था तो वो वचनदाता यानी कि प्रॉमिसर कहलाएगा, और नयन जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसी कहलाएगा यानी कि वचन ग्रहीता कहलाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन, जो कि सेक्शन 2D में मेंशन की गई है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है
अथवा कुछ करने से विरत रहा है अथवा कुछ कार्य करता है या उसके करने से विरत रहता है अथवा कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। इसका मतलब है प्रोमिसर यानी कि वचनदाता की मर्जी पर प्रोमिसी यानी कि वचन ग्रहीता कुछ काम करने के लिए कहता है या कुछ काम करने के लिए मना करता है, तो वो कुछ काम करना या मना करना कंसिडरेशन कहलाता है। जैसे इसके हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, राम ने नयन को स्कूटर खरीदने का प्रपोजल रखा और नयन ने उसको स्वीकार कर लिया। हमारा यहाँ पे जो राम और नयन का एग्जांपल है, जिसमें राम ने नयन को अपना स्कूटर बेचने के लिए कहा है, तो जब नयन उस स्कूटर को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है तो राम के लिए पैसा कंसिडरेशन कहलाएगा और नयन के लिए स्कूटर कंसिडरेशन कहलाएगा। दैट मीन्स जब हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो जो चीज़ हमको एक्सचेंज में मिलती है वो हमारे लिए कंसिडरेशन कहलाता है। इसी डेफिनेशन में जो दूसरा पॉइंट है कि कुछ करने से विरत रहना यानी कि अलग रहना, तो उसका एग्जांपल है स्टेशनरी वाला जो हमने पहले प्रपोजल में देखा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर सामने वाले व्यक्ति को हमने कहा था कि तुम अगर स्टेशनरी की शॉप नहीं खोलोगे तो मैं तुमको उसके बदले 1 लाख रुपए दूंगी, तो उसका स्टेशनरी में काम करने से अलग रहना ही कंसिडरेशन कहलाएगा। मीन्स किसी काम को ना करने के लिए दिया गया पैसा कंसिडरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ठहराव है, जिसे एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि सेक्शन 2E में मेंशन की गई है। प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जिनमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, राम अपना स्कूटर नयन को ₹5000 में बेचने का वचन देता है यानी कि प्रॉमिस करता है, जिसके लिए नयन 5000 रुपये राम को देने का प्रॉमिस करता है। तो ये दोनों वचन यानी कि सेट ऑफ प्रॉमिस एग्रीमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यर्थ ठहराव यानी कि वॉइड एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2G में मेंशन की गई है। जो ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। मीन्स जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा अगर तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये प्रॉमिस काल्पनिक है, इमेजिन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस वजह से ये वॉइड कहलाएगा। इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि जो चीज़ काल्पनिक है या होना पॉसिबल नहीं होता है उसका प्रॉमिस करना वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2H में मेंशन की गई है। जो ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह अनुबंध कहलाता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 बातों का होना मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी है। एक तो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मीन्स राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, उसमें लीगलिटी होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी व्यर्थनीय अनुबंध वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2I में मेंशन की गई है। जो ठहराव केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर ही प्रवर्तनीय होता है लेकिन दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, वह व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो ठहराव सिर्फ एक पार्टी की मर्जी से कैंसिल हो सकता है, यानी कि जो पार्टी के साथ चीटिंग हुई हो, जिसका धोखा हुआ हो, उस पार्टी की मर्जी से ही वो कैंसिल हो सकता है या कंटिन्यू हो सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम एक हॉर्स ट्रेडर है और श्याम उससे आकर कहता है
कि मुझे एक हेल्दी और एक्टिव हॉर्स चाहिए, जबकि राम उसको एक बीमार हॉर्स बेच देता है। तो इस एग्रीमेंट में पीड़ित पक्षकार यानी कि एग्रीव पार्टी श्याम की मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मीन्स अगर श्याम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकता है। मतलब जो पार्टी के साथ चीटिंग हुई है उस पार्टी का ही राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का या कंप्लीट करने का। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यर्थ अनुबंध यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2J में मेंशन की गई है। एक अनुबंध जब वह राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो पाता उस समय व्यर्थ हो जाता है जब वह इस प्रकार प्रवर्तनीय नहीं हो पाता। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट राज नियम द्वारा प्रवर्तन नहीं हो सकता वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब दो पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर वो रीज़न ही ख़त्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम एक सिंगर था। राम का श्याम के साथ एक एल्बम के लिए सिंगिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट कुछ समय के बाद एक्सीडेंटली राम की आवाज़ चली जाती है, तो राम और श्याम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रीज़न ही ख़त्म हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी व्यर्थ यानी कि वॉइड हो जाएगा। आई होप आप सबको कॉन्ट्रैक्ट की फंडामेंटल टर्म्स समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में तो वो दोनों पार्टीज़ को क्या क्या कहते हैं। एक पार्टी होता है वादी यानी कि प्लेंटिफ, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाता है अर्थात वाद प्रस्तुत करता है, वादी कहलाता है। अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ अ लॉ अगेंस्ट अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ प्लेंटिफ। और दूसरी पार्टी होती है प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट। द पर्सन अगेंस्ट whom a suit has been filed in a court and who has to defend himself against the charges of breach of contract is called the defendant। प्रतिवादी यानी कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाता है और वह अपने प्रस्तुत विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का बचाव करता है, प्रतिवादी कहलाता है। सो गाइज, it is enough for today. We will meet again in next video. Till then, goodbye. Take care and be happy.